नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद जिंदगी जिए और इसके लिए हम दुलार और प्यार से उससे बड़ा करते हैं और छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं देते। बता दें कि उम्र का एक ऐसा पड़ाव भी होता है, एक ऐसी अवस्था भी होती है जो कि ना कि युवा अवस्था होती है और ना ही ये बचपन होता है, और इसे हम कहते हैं टीन एज। इस दौरान उनके विकास पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो कई तरह की समस्या हो जाती है। इसलिए इस पूरे दौर में बहुत ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि 12 से 19 वर्ष की उम्र बड़ी कमाल की होती है। बड़ी कमाल की इसलिए होती है कि इस दौरान बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसे में ना केवल वो भटक सकते हैं बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी घिर सकते हैं, और होता भी ऐसा है। वैसे भी देखा जाए तो साल 2021 में कोरोना ने सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। शहर और गांव दोनों ही जगह किशोर और युवा तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा के शिकार हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। किशोर और किशोरियों के मनोविज्ञान से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, अपने विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे। आज का विषय इसी से जुड़ा है, तो आइए डालते हैं नजर आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है किशोरावस्था में स्वास्थ्य की चुनौतियां और कारण एवं लक्षण। जी हाँ, अगर आप भी इस अवस्था के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपने बच्चे के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप खुद अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञों से सीधा बात करना चाहते हैं, तो नोट कर लें, हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं। 1800-113-061। दूसरा नंबर है 1800-113-061। आपको बता दें कि दोनों नंबर टोल फ्री हैं, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर नंद कुमार। आप बता दें हम कि दिल्ली के एम्स में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। हमारे जो युवा हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, उन्हें किस किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से आप जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर तेजस्विनी धीरज बूचड़े। आप के बारे में बता दें कि आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर हमें किशोरियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस उम्र में कौन कौन से हार्मोनल परिवर्तन, हार्मोन्स में किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वस्थ किसान में। और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे हार्मोन से जुड़े हुए हमारे इस दौर में जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में होते हैं, उथल पुथल उनके शरीर में, उनके दिमाग में बनी रहती है, कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी पहले ये रिपोर्ट। ये है बचपन यानी बाल्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जो आने वाले कल का भविष्य होती है। इस अवस्था के तुरंत बाद चुपके से एक ऐसे समय की शुरुआत होती है जिसे न तो आप बचपन कह सकते हैं, न जवानी। गुजरता हुआ बचपन, पनपता हुआ यौवन। जी हाँ, यही तो होती है किशोरावस्था। उम्र के इस दहलीज की अपनी ही औकात होती है। इसी दहलीज पर बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले करने का ये समय भी होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेजी से बढ़ने लगती है। शरीर की लंबाई और हड्डियों की मजबूती के साथ कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। 13 से 19 वर्ष के बीच हार्मोनल बदलाव के कारण उनका व्यवहार बदलने लगता है, मिजाज बदलने लगता है, भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोर इन परिवर्तनों को अनुभव तो करते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये परिवर्तन इतने आकस्मिक और तीव्र होते हैं कि इसी दौरान कई समस्याओं का जन्म हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौवन आरंभ के प्रकट होने से शरीर की कुछ एक ग्रंथियां एकाएक सक्रिय होने लगती है। ये वही समय होता है जब टांगों और भुजाओं की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, वहीं दोनों में कई भौतिक बदलाव भी दिखते हैं। इसी बीच
एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे विवश हो जाते हैं और अपने आयु के समूह के साथ इनमें से कुछ बिना किसी परिणामों को सोचे समझे अनुचित कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन भी करने लगते हैं। निरंतर हो रहे हार्मोन में बदलाव के कारण जहां मोटापा के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं मानसिक समस्या, तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती है। आमतौर पर बच्चे अवसाद, चिंता, भावनात्मक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बता दें, इसी अवस्था में मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार संचार में कमी या माता पिता के द्वारा समय न दे पाना भी समस्या का एक कारण बन सकता है। गौरतलब है कि किशोरावस्था उस दूध के उफान की तरह होता है जिसे सतर्कता बरतकर न केवल रोका जा सकता है, बल्कि दूध को गिरने के बजाय स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। माँ, जी हाँ माँ, चूंकि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सहयोग दें और खास तौर पर बच्चियों को शारीरिक बदलाव के प्रति सजग, सतर्क और सहज बनाने की कोशिश करें। किशोरों को भी चाहिए कि सुबह उठने की आदत डालें, नियमित ध्यान, योग और व्यायाम के साथ शारीरिक तौर पर क्रियाशील रहें। तभी तो एक स्वस्थ जीवन के साथ आज के बच्चे कल स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी अभी एक रिपोर्ट, एक ज्ञानवर्धक जानकारी समेटे हुए हमारी रिपोर्ट अभी आपने देखी, और उन बच्चों के लिए थी जिनके प्रति हमें सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नंद कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम 2022 में अब दाखिल हो चुके हैं और ये बीते 1.5-2 साल किस तरीके के रहे वो भी आपने देखा। लेकिन जो ये उम्र है, मतलब जो हम किशोरावस्था की बात करें, बहुत ही सेंसिटिव एज भी होती है और ये ऐसी उम्र भी है जब आप आगे की नींव भी तैयार कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसे किस तरीके से देखा जाए, स्वास्थ्य के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि किशोरावस्था का मतलब होता है बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यदि हम दोनों की बात करें, शारीरिक और मानसिक, इसका मतलब होता है ब्रेन का डेवलपमेंट प्लस शरीर का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट। तो जैसे ब्रेन डेवलप करता है, बॉडी उतना फास्ट डेवलप करता है, लेकिन ब्रेन इज मच मोर प्रोलॉन्ग, परहैप्स एक्यूट एंड इंटेंस इन डेवलपमेंट। जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट होता है। आप इसको इस तरह समझिए कि किशोरावस्था का मतलब होता है हम एक्सपोज होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। इमोशनल एक्सपोजर है, दोस्तों के साथ एक्सपोजर है, आप बाहर जाते हैं, घूमते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, थॉट प्रोसेस आपका चेंज होता है। तो जो रिपोर्ट में हम दिखा रहे थे कि जब एक थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो जैसे जैसे आप लोगों के संपर्क में आएंगे और उनका आप पे असर होगा उस संपर्क का, तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आएंगे और धीरे धीरे आप घर से बाहर अधिक निकलते हैं तो घर की पकड़ बहुत बार कम हो जाती है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है। तो हमें उस वक्त ये समझना है कि जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई चीज़ हमें लगता है नुकसान कर रही है, जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सो रहे हैं, हमें बहुत इरिटेशन हो रहा है, हमें बात पे चिड़चिड़ा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, घर में रहने का मन नहीं करता है, तो एज ए किशोरावस्था, एज ए किशोर या एज ए एडोलेसेंट हमें शायद खुद एक बार देख के समझना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ जी। उसको आम भाषा में कह सकते हैं कि एक इंट्रोस्पेक्शन, एक रिव्यू कर सकते हैं। हालांकि ये बड़ा कहना आसान है तो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, बट कोशिश तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या इस एज के बच्चों के साथ यही होती है कि उन्हें किसी बात को समझा पाना या फिर वो इस बात को माने कि जो भी उनका व्यवहार है या फिर जो वो महसूस कर रहे हैं ये कई बार उचित नहीं होता है, ये बात उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर तेजस्विन, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब ख़ास तौर पर अगर हम
महिलाओं के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें, कहते हैं कि ये उम्र ऐसी होती है जो आपकी आने वाली उम्र के लिए आपको तैयार करती है। मतलब आपने, चाहे वो आपका मानसिक विकास हो, आपका व्यवहार हो, आपकी सोच हो, जिसे कहते हैं ना कि नर्चर करना, ये वो एज होती है और यही आपको फल देते हैं 30 के बाद। मतलब अगर आपने अच्छा खाया पिया, आपकी अच्छी परवरिश हुई तो उसका प्रभाव दूरगामी रहता है। तो किस तरीके से इन जो लगभग हमारे 6-7 साल होते हैं, इनको किस तरीके से हम और बेहतर तरीके से जी सकते हैं या फिर अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी देखा कि इस किशोर अवस्था में बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक बदलाव आते हैं और ये बहुत अचानक और बहुत फास्ट होते हैं। तो बच्चे इनको एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अभी मैं क्या करूँ, तो एक उलझन सी समस्या इनमें हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को मैं अनुरोध करूँगी कि उनको आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो आप उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप उनका बनिए, आप उनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनिए, जो कि बच्चों को अगर कोई भी समस्या आती है तो आपके सामने वो खुल के बात करें। और मैं सभी किशोर अवस्था के बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में अगर यदि कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ में आप वो शेयर करो। अभी आगे चल के अगर हमें युवावस्था या बाद में जो वार्धक्य अवस्था आएगी, तो इसके लिए अगर हमें अच्छे से प्रिपेयर रहना है तो किशोर अवस्था में हमें जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डाइट बहुत प्रॉपर लेना चाहिए। तो इसलिए आपका आहार जो है कैल्शियम रिच फूड इसमें ज़रूर होना चाहिए। दूध, पनीर, दही, पालक की सब्ज़ी, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में होने चाहिए। दूसरा है कैल्शियम, आयरन जो है, आयरन रिच फूड भी होना चाहिए। इसमें आप काले मुनक्के, अनार, खजूर, सूखे अंजीर, इनका ज़रूर आपके बच्चों को देना है आपने, क्योंकि ऐसे ही कहा जाता है कि अभी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये बच्चों के जो सब धातु है ये अपरिपक्व अवस्था में है। अगर इनको यही अभी इस समय में सही पौष्टिक आहार मिले तो आगे चल के इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, जो कि वार्धक्य अवस्था में हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बहुत सारी कमजोरियां होने की वजह से जो बीमारियां होती है, तो इनसे आप ये प्रिवेंट कर सकते हो। जी बिल्कुल, यानी आहार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि शरीर आपका तैयार हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, हड्डियां बढ़ रही होती हैं, तो उस समय उस तरह का पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसका भी जिक्र डॉक्टर तेजस्विनी जी ने की। एक कॉलर है, रोहित जी हैं, जिन्होंने हमें झारखंड से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। रोहित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। जी, सवाल बताएं। और आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी, पहले आप टेलीविजन की आवाज़ कम कर दें ताकि हम आपको ठीक से सुन सकें। जी यस मैम। मैम, मेरा बाल झड़ रहा है, तो कोई उपाय है? कितनी उम्र है आपकी? 23। जी, डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे? हालांकि आप इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कई शारीरिक बदलाव भी इस दौरान होते हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त अपने शरीर, अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हमारे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा संजीदा महसूस करते हैं। नहीं, ऐसा होता है। बाल झड़ना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आजकल बहुत लोग के बाल झड़ते हैं। लेकिन मेरा ये सलाह होगा आपको, ये सुझाव होगा कि अक्सर जो हम लोग देखते हैं जब भी हेयर फॉल होता है या बाल झड़ता है तो क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी होता है। बालों की साफ़ सफाई, जैसे कि बालों में डेंड्रफ तो नहीं है वो देखना, हर नियमित तौर पर शैम्पू करना, थोड़ा बालों की ऑयलिंग करना, वो देखिए अगर वो सब ठीक है तो नहीं झड़ना चाहिए। अगर लगता है आप वो कर रहे हैं फिर भी झड़ रहा है तो किसी स्किन का डॉक्टर को दिखाएं, वो बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे कि इनका सवाल ये बालों का सवाल था, लेकिन क्या इसकी जड़ जो हमारी सोच है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता ये कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ये 23 साल है इनकी उम्र, ये इस वक्त रोज़गार के लिए हमारे जो युवा हैं काफ़ी मेहनत करते हैं और उनके ऊपर बहुत इस वक्त एक तरह का प्रेशर भी रहता है, समाज का भी, घर का भी, कि जल्दी से। जी बिल्कुल होता है। यदि आप ऐसे देखें, साइंस को समझे बाल झड़ने का, तो आप देखेंगे कि जो हाल फिलहाल में पिछले कुछ 10-20 साल में लोगों के बाल जल्दी पक जाते हैं, अब बाल जल्दी झड़ जाते हैं। कारण क्या होता है? जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस में हम लोग अक्सर ऐसे रहते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा जो स्काल्प मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में तो बालों के रूट्स में उतना ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है। जब अगर मान लीजिए मैं हमेशा एक संकुचित रखूँ ऐसे करके, अगर स्ट्रेस के अंदर रहूँ, तो ये जो न्यूट्रिशनल
सप्लीमेंट होता है जो बालों को मिलना चाहिए वो बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो भी कारण होता है बाल के रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं जी। इसलिए जो रिलैक्सेशन अगर हम लोग कर पाते हैं, जैसे बीच में अगर आपने स्काल्प पर रिलैक्सेशन मसल का एक्सरसाइज किया, आपने उसको ठीक से अगर मेंटेन किया तो बालों का झड़ना कम होता है और बाल जल्दी पकते भी नहीं है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन तो है ही जो जी। हम लोग रोहित जी, खाने तो पीने अगर के आप बाद- स्ट्रेस ले रहे हैं, आप चिंता बहुत करते हैं, आप बहुत मानसिक दबाव में रहते हैं, तो हो सकता है उसका भी प्रभाव आपके बालों पर पड़ रहा हो। तो दोनों चीज़ों को जी, देखिए। दोनों चीज़ों को ध्यान दें। चलिए, एक कॉलर हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से हमें कॉल किया है। मिश्रा जी, स्वागत है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, मैं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, ये बच्चे हमारे होते हैं 14 साल से लेकर के 20 साल के बीच की जो आयु होती है, जो घर में हमारे घरेलू खाना बनता है, उसमें मोटा अनाज होता है, सतरंगी थालियां में भोजन बनाया जाता है, तो उसको ये लोग कम पसंद करते हैं। बाजार का चटर पटर पता नहीं करता बना हो, इसको खाते तो इनको हम किस प्रकार से सुधार करें जिससे जो है घर ही का खाना खाएं, बाहर का न खाना खाएं। मुझे लगता है ये सवाल तो इस वक्त जो भी हमें देख रहा होगा, चाहे वो गांव में है या शहर में, हर किसी के मन में होगा कि बच्चे जो पोषक है, जो हरी सब्जियां हैं, दूध है, फल है, उसे ना खाकर इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये अच्छी हैबिट जो खान पान की है, ये किस तरीके से डेवलप करें? मैं डॉक्टर तेजस्विनी आपसे भी समझने की कोशिश करूँगी। आनंद जी, आप क्या बताना चाहेंगे? ये बड़ा आपने सही कहा, और ये अक्सर होता है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो खान पान की समस्या है, ये बच्चे जो देखते हैं बाहर उनको अच्छा लगता है। हम लोग इसको इस तरह समझते हैं कि जितने बच्चे देखते हैं टेलीविज़न में कि उसमें दिखाता है कि टेलीविज़न में जैसे कोई पिज़्ज़ा खा रहा हो या कोई बाहर का चटक मटक जिसकी आप बात कर रहे हो खा रहा हो, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, हमें लगता है वो खाना अच्छा है। जो आपने घर के मोटे खाने की बात कही, ये आजकल के उल्टा फैशन भी है। देखिए इसको, तो जैसे जो शहर के लोग हैं वो इसको हेल्थ मान के, अच्छा हेल्दी फूड मान के इसको खाना पसंद करते हैं, जिसको मोटे अनाज की बात करते हैं। मेरी सलाह है जो हम बेहतर कर सकते हैं इसमें, जैसे आपने कहा कि फल, दूध, सब्जी वगैरह जो है हम नहीं खाते हैं। खाना लोग देख के सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं वही खाना खा रहा हूँ आमतौर पे, तो बच्चे मोटा मोटी उसको फॉलो करते हैं, बशर्ते कि बच्चे टेलीविज़न से बहुत एक्सपोज नहीं हो या बाहर की दुनिया से बहुत एक्सपोज नहीं हो या स्कूल में वैसा इन्वायरमेंट नहीं हो, वातावरण नहीं हो, तो बच्चे अक्सर उसी को फॉलो करते हैं जो हम लोग खाते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि घर के बहुत सारे ऐसे हैं खाने बनाने का तरीका जिसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें सिंपल, आप देखें साधारण तौर पे क्या होता है कि बाजार में बच्चे रोल खाने जाते हैं, वो काठी रोल और वगैरह जो है वो, तो आप घर में बना सकते हैं, उससे बढ़िया बना सकते हैं। तो थोड़ा आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि चलो घर में बना के देखते हैं कैसा बनता है। जी जी, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेन मील है अपना, वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पूरा आहार होना चाहिए। और खाने के कम से कम 2 घंटा पहले आप बच्चों को कोई भी ऐसा फूड ना दो। आजकल हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था के बच्चों में मोटापा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनके खाने में चॉकलेट्स, जंक फूड सारा है। तो आप 2 घंटे पहले उनको कुछ भी ना दो, और खाने के टाइम पे आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थोड़ा सा फॉलो करो कि खाने के टाइम पे यही घर में बना हुआ खाना ही खाना है। और इन बिटवीन जो बच्चे स्नैक्स खाते हैं उस पे आप ज़्यादा ध्यान दो कि ऐसी टाइम पे कुछ बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है आप घर में उनको फ्रूट्स दे दो, या कुछ घर में पौष्टिक जैसे मोठ है, हरे मूंग है, उनको आप थोड़ा सा फ्राई करके उनको दे दो। या मखाना हो गया, तो मखाना भी कैल्शियम रिच है, तो आप मखाना उनको रोस्ट करके दो। ये जो इन बिटवीन जो मील्स है आप इन पे ध्यान दो, ये ज़्यादा ना खाए और मोटापा भी उनका ना बढ़े और उनको न्यूट्रिशन भी मिले। जी जी जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है जो माँ बाप है, अभिभावक है, उनके लिए कि कैसे जो पोषण जो है बच्चों के। जी जी जी। अगला एक कॉलर और है, कौशल जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया। ये बात करते हैं। हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि ये बीते हमारे जो लगभग 1 से 1.5 साल थे, बहुत तरह की चुनौतियां लेकर आए। हमने देखा भी कि कोरोना की वजह से बाहर निकलना युवाओं का बंद हो गया, हर किसी का बंद हो गया, और हमारे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये खुला आसमान होता है, चीज़ें सीखने समझने का, उनका व्यक्तित्व जो होता है वो निखरता है इस दौरान। तो इससे शारीरिक और मानसिक किस तरह के प्रभाव आपने देखे हैं? पिछले 2 साल में जो हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, एक तो शारीरिक डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ा है। जैसे इनका मूवमेंट बंद हो गया, जो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों के थे बहुत ही कम हो गई। लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश की कोप करने की, जैसे योगा है, घर पे एक्सरसाइज है करने का,
इसलिए कि जिम वगैरह सब बंद था, सारे खेल कूद बंद थे जी तो उन्होंने कोशिश किया, बट उतना हम लोग नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए जी था। जी दूसरा जो है मानसिक स्थिति, इस पे ही बहुत अधिक फर्क पड़ा है। क्यों फर्क पड़ा है कि यही एक अवस्था है, जैसे बच्चों की जो अवस्था है, किशोरावस्था का कहें या बच्चों का किशोरावस्था के पहले की अवस्था कहें, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है जब हम जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल गए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं दूसरे बच्चों से मिलते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, आसपास के लोगों से एक्सपोज होते हैं। जब वो जाते हैं तो उनका ब्रेन उससे करता है रिएक्ट, बाहरी के जो एटमॉस्फेयर है उनसे करता है, रिएक्ट करता है और उनसे एक संवाद क्रिएट करता है। उससे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होते रहता है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कहीं से, किसी दोस्त में कुछ बात हो गई, लड़ाई हो गई या प्यार हो गया, तो छोटा छोटा स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका डेवलपमेंट बनता है, मतलब आप रिजिलियंस होते हैं, आपकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, आपका कोप करने का तरीका, आपको चीज़ों को करने के हैंडल जो आप करते हैं वो आप बेहतर होते हैं। तो वो डिप्राइव बच्चे हो गए इससे, जैसे स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो गया, बाहर लोगों से मिलना बंद हो गया। इवन जो आसपास के लोग हैं, जो आपके जो आसपास के बच्चे हैं जो सोसाइटी में रहते हैं या जो गांव में रहते हैं, उनसे मिलना जुलना ही बंद हो गया। तो इसका बहुत अधिक फ़र्क पड़ा, इसलिए कि आप बिल्कुल इमोशनली डिप्राइव हो गए, सोशली डिप्राइव हो गए। जी जी घर में भी जब देखते हैं हम, तो जो पेरेंट्स हैं या जो आसपास के लोग हैं, जो रिलेटिव हैं, उनका आना जाना भी बंद हो गया। तो एक जो इमोशनल वेंटिलेशन होता है वो बहुत ही बुरा इसका असर बिल्कुल। पड़ा। और हमने देखा कि लगातार घर में रहने की वजह से ये बच्चे, जैसा कि आपने बताया कि जो जिस तरह का उनका सोशल स्किल डेवलप होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे, और साथ ही खाने पीने का जो पैटर्न, सोने उठने जगने का, वो भी बिल्कुल बेतरतीब हो गया, क्योंकि अब उन्हें स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, तो ऐसे में कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। इस तरह की समस्या भी हमने देखा कि अब पेरेंट्स कर रहे हैं। एक दर्शक है, आइए हम बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, राकेश कुमार जी बताइए, हरियाणा से आप बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? अरुण जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। अरुण जी मैं 20 साल का डिप्रेशन में हूँ जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 35 साल तो उम्र है जी। मैं 15-16 साल का डिप्रेशन में भी गया था जी, दवाई भी बहुत खाई ली जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? जो 20 साल से आप डिप्रेशन में है, उसके लक्षण क्या होते हैं? क्या लक्षण होता है आपको डिप्रेशन का? राकेश जी, घबराहट हो जी, डर लग गया है जी, ना नींद आती ना भूख लगती जी, घनी घबराहट, डर गना है जी। एक तरह की मानसिक समस्या है जो कि बहुत लोगों को होती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन, हमें आम बोलचाल की भाषा में हमको लगता है डिप्रेशन है, बट शायद कुछ और भी समस्या हो। लेकिन डिप्रेशन या बहुत सारी मानसिक समस्याएं जो है उसका इलाज संभव है। अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनको डॉक्टर को मिल के बताइए कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से, कुछ और दवाई दें आपको, या कुछ और बताएं जिससे कि ठीक होता हो। या अगर आपको लग रहा है वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो किसी संस्थान में आके दिखाएं, जो कुछ बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। बट ये जानकारी बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि डिप्रेशन या इस तरह की जो भी समस्या होती है उसका बहुत हद तक इलाज संभव है। जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई, क्योंकि देखिए ये हम बता रहे हैं कि ये जो टीनेज है, जो किशोरावस्था है, इसमें आपको सर दर्द है तो आप बताएंगे, आपको पेट में दर्द है तो बताएंगे, लेकिन जो डिप्रेशन वाली समस्या, और देखा भी हमने कि इस दौरान इससे समझ पाना ही बहुत मुश्किल होता है। हम इसको सोच लेते हैं कि ये व्यवहार में इनके कुछ इनकी आदत बिगड़ रही है या फिर इनके बिहेवियर में समस्या है। ये डिप्रेशन इसके जड़ हो सकती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता या फिर हम इसे समझ ही नहीं पाते। तो डॉक्टर तेजस्वी, मैं थोड़ा इसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे कि इसे किस तरीके से समझा जाए। जो आपको डिप्रेशन हो रहा है तो इसके लिए है, आपको जितना ज़्यादा हो सके आप नेचर के साथ में रहना है, आपको खुले आकाश के नीचे जाना है, घर में ही बंद सा नहीं रहना है, और आपको डेली फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। हम जितना एक्सरसाइज करते हैं हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना इम्प्रूव होता है। पेड़ पौधों के साथ में रहना है, छोटे बच्चे अगर आपके घर में है तो उनके साथ आप कुछ समय बिताओ, जो चीज़ में आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करो, अच्छा पौष्टिक आहार लो, पानी ज़्यादा पियो, और इसके साथ साथ में आप कुछ डेली कुछ अगर मेडिटेशन एक
10-15 मिनट कर सकते हो तो वो ज़रूर करो, प्राणायाम करो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डिप्रेशन से हमें बचा सकती है। और आप हेल्प ले लो, मतलब जब जब भी आपको लगता है कि अभी डिप्रेशन ज़्यादा ही बढ़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो भी आपके घर में बुजुर्ग है या कोई डॉक्टर्स है उनके पास जाके आप हेल्प लो। जी जी, डॉक्टर नंद कुमार, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है और इस पर हम देखते हैं कि काफ़ी बहस भी होती है कि डिप्रेशन को हम मानते नहीं कि डिप्रेशन से कोई समस्या है, इसे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर हमारा बिहेवियर ये है या फिर हम आम जीवन जी भी रहे तब भी शायद हमारे अंदर डिप्रेशन है। एक्चुअली ये जरूरी है समझना कि डिप्रेशन होता क्या है। जी, आमतौर पे जो डिप्रेशन है हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप उदास रहते हैं, जब उदास रहते हैं और कोई कारण या तो नहीं होता है या कारण बहुत छोटा होता है या कारण ऐसा होता है कि आप समझने के लायक भी नहीं है या कोई कारण नहीं भी हो सकता मान लीजिए, बट एक उदासी की समस्या है और ये उदासी आमतौर पे सबको होती है जी। लेकिन वो उदासी 1 घंटे 2 घंटे 1-2 दिन के लिए हो जाती है। बट जब उदासी ऐसी होती है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं और ये लो फील कर रहे हैं आप लगातार 2-3 हफ्ते तक, इस लो फील करने के साथ साथ या तो आप चुपचाप रहते हैं या आप बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, ये भी हो सकता है। आपका इंटरेस्ट जो चीज़ों में होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे आपका, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो हो सकता है अगर आपका ऐसा लग रहा हो कि बच्चा बहुत चुपचाप रहता हो, किसी से बात करना पसंद नहीं करता हो, जो कि उसके नेचर के विपरीत है, पहले ऐसा नहीं होता था बट अब ऐसा लग रहा हो, या बहुत इरिटेट हो जाता हो जल्दी, बहुत जल्दी रोना आ जाता हो, बहुत गुस्सा करता हो और ये लगातार 2 हफ्ते तक हो रहा हो, इसके अलावा उसकी नींद की समस्या भी चल रही हो, तो मान के चलना चाहिए कि डिप्रेशन एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। हम लोग गलती ये करते हैं कि अक्सर बोलते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते, बट डिप्रेशन में ब्रेन इतना स्लो हो जाता है कि बेसिक एनर्जी नहीं होती है करने की। जैसे मान लीजिए अगर मुझे डिप्रेशन हुआ तो एक जो बेसिक एनर्जी है कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं योगा नहीं कर सकता, मैं इतना थका महसूस करता हूँ कि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो वहाँ पे दवाइयों का रोल होता है, यानी मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। आप इसको ये मान के चलिए कि ब्रेन का वो हिस्सा जो आपके मोटिवेशन को बनाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, अगर वो हिस्सा स्लो हो जाए, और रिसर्च में ऐसा देखते हैं हम लोग कि जो ब्रेन का हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव एरिया, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है, तो उसमें डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ठीक नहीं हो पाए। अफसोस की बात यह है कि जिनको होता है उनको पता नहीं चलता है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम समझ लें कि डिप्रेशन है तो इसका इलाज बड़ा आसानी से हो सकता है जी। कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करके जी। और कुछ दवाइयों के सहारे। डॉक्टर साहब, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास कि हमने देखा कि कोरोना में ज़्यादातर युवाओं में मन और मस्तिष्क की बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिली है, और एक रिपोर्ट के अनुसार हर 4 युवाओं में से 1 युवा में अवसाद और हर 5 युवाओं में से 1 युवा में चिंता और चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। तो कोरोना का कितना ये मतलब क्या इस समय ये केसेस बढ़ गए हैं, और खासतौर पर ये जो एज है जो हम किशोरावस्था बता रहे हैं, ये इतनी सेंसिटिव है, इतनी संवेदनशील है कि मतलब इट्स मेक और ब्रेक टाइप जो स्थिति रहती है। ये जो आंकड़े हैं, जब हम आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा है कि 1 में से 4 का मतलब होता है लाइफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि आज के दिन में ऐसे लोग को हो रहा है, जी जी। पूरे लाइफ में 1 में से 4 लोग को हो सकता है। तो ये 1 में से 7 लोगों को चिड़चिड़ापन हो सकता है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम बस डेटा ही की बात करें तो कोरोना में निश्चित तौर पे बढ़ा है, ये डेफिनेटली बढ़ा है। चूंकि हम कंपेयर अभी नहीं कर सकते हैं, डेटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम 2019 का डेटा देखें जो कि रिलीज हो गया है, तो 2019 में कोरोना शुरू हो चुका था दिसंबर तक में, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों में सेल्फ हार्म या डिप्रेशन या इरिटेशन, इस तरह की बातें देखने में आई है। जी, एक कॉलर है इशरफ अली जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। इशरफ जी बताइए क्या सवाल है? जी हम हाँ नमस्कार, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी जी जी, मेरा सवाल यह है कि मेरी एक 10 साल की पोती है, मेरी 10 साल की एक पोती है, जी, वो बिस्तर गीला कर देती है रोजाना। जी, ये समस्या कब से है? ये समस्या उससे करीब मेरी समझ में जब वो 3 साल की थी तब से शुरुआत हो गई। 3 साल से? हाँ जी, देखिए ये बच्चों में कॉमन है, आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करने की समस्या।
मेरी सलाह यह है कि डॉक्टर को दिखा लें, आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, जब तक डॉक्टर को आप नहीं दिखा पाते हैं एक दो चीज़ करके देखें। जैसे कि एक बिस्तर गिला करने का बहुत बार बच्चों में टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 बजे हो गया या 3 बजे हो गया, तो उसके तुरंत पहले उसको उठा दें, उठा के आप उसको एक बार पेशाब करा दें। अगर आप कुछ दिन तक ऐसा करते हैं तो उसमें एक हैबिट से डेवलप हो जाएगी कि तुरंत पेशाब करने के पहले हमें जाके उठना है जी। दूसरा आप कर सकते हैं कि थोड़ा पानी कम पिलाएं रात के टाइम में। तो ये 2 चीज़ें करके देखें, यदि इससे लगता है कि ठीक नहीं होता है तो आसपास के डॉक्टर से सलाह लें कि और कोई बात तो नहीं है। तेजस्वी जी, आप भी कुछ भी कहना चाहे थे इसके बारे में? एक बार आप एक ज़रूर देखना कि वो बच्ची के मन में कोई डर तो नहीं बैठा है। कभी कभी ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो आप बेसिकली टाइम प्ली उनको ब्लैडर जो हैबिट्स है वो डेवलप करो। एवरी 2 आवरली उसको पेशाब के लिए जाने के लिए बोल दो, और रात में भी सोने से पहले एक बार पेशाब को जाके फिर ही सोने के लिए बोलना है। और लॉन्ग टर्म आप इसके लिए मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप उसके जैसे हैबिट ठीक करोगे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और किशोरावस्था में होने वाली स्वास्थ्य समस्या और मानसिक समस्याओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस उम्र में एक जिज्ञासा बहुत होती है, ये जिज्ञासा अगर सही दिशा में ना हो तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ये मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कई तरह की समस्याएं जो हैं हमारे किशोरों को घेर लेती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से और चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। आज हम बात करें किशोरावस्था की। हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस उम्र में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चुनौतियां हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर हो सकती हैं। इसीलिए आज इस विषय को हमने कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन पहले बात कर लेते एक दर्शक से जो कि हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी हैं, पंजाब से इन्होंने कॉल किया है। राजकुमार जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। जी बताएं, क्या सवाल है? हेलो जी राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बताइए क्या सवाल है? हाँ सवाल जी, मैंने डिप्रेशन है जी। डिप्रेशन ना मैं हवाई सफर कर सकते हैं, ना ही मैं लिफ्ट पे चढ़ सकते हैं, ना ही बंद कमरे में रह सकते हैं। कितनी उम्र है राजकुमार जी आपकी? मेरी 72 जी। 32, 32 साल है। हाँ जी जी 32 साल इनकी उम्र है। और जो ये बता 72 72 साल है। इनके पिताजी को, अच्छा, पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं जी। हाँ जी। इस उम्र में डॉक्टर साहब राजकुमार जी, इस उम्र में डिप्रेशन होता है और बुजुर्ग है उनको भी हो सकता है, बट आमतौर पे इस उम्र में जब डिप्रेशन होता है तो हम और भी कारण देखते हैं। जैसे और कोई दिक्कत तो नहीं है, शुगर की समस्या तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं है, खान पीने में कुछ कारण दिक्कत तो नहीं है। तो डिप्रेशन जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, एक बार उनको दिखा लीजिए, इसलिए कि इसका इलाज संभव है। मैंने पहले भी कहा था इसका इलाज संभव है, और अगर बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, उससे हम लोग उनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन और भी जांच करना ज़रूरी है कि डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है इनके अंदर। जी बिल्कुल। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये इस उम्र में जो किशोरावस्था होती है, जिज्ञासा बहुत होती है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो जिज्ञासा वाली जो हमारा विषय है उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जो एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, और हम देख रहे हैं कि अब हमारे जो किशोरावस्था में हैं बच्चों, उनके लिए भी कोविड की वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को भी और उन हमारे किशोरों किशोरियों को भी जो कि अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मन भी कई तरह की आशंकाएं हैं, सवाल है कि ये लगवाएं कि ना लगवाएं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ, बस 4 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल 4-5 दिन पहले की बात है, अभी शुरू हुआ, और पहले दिन लोगों ने लगवाया है मोर देन 50 लाख वैक्सीनेशन। तो मोर देन 50 लाख एडोलेसेंट ने, किशोर लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है। और इसका मतलब साफ ये होता है कि लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द वायरस। ये एक वैज्ञानिक तरीका है वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। तो इसमें कोई हिचक की बात नहीं होनी चाहिए।
लगाना चाहिए वैक्सीनेशन, जो सरकार के निर्देश है उसके अनुसार। और हम लोग अभी देख भी रहे हैं जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, उसमें भी जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगवाया है उनको अधिक बीमारी लंबी हुई है, उनको अधिक बीमारी तीव्र हुई है और वो अधिक वेंटिलेटर पे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन के डेफिनेट फायदे हैं, इसलिए भ्रम में न पड़े, कृपया वैक्सीनेशन लगवाएं। जी बिल्कुल। तो अगर आप अभी देख रहे हैं हमें, आप अभिभावक हैं या फिर आप खुद इस उम्र के पड़ाव पर हैं और आप भी सोच रहे हैं कि वैक्सीन लें या ना लें, तो इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। वैक्सीन तो आपको लेनी ही है, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। तेजस्वी जी, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि ये उम्र बहुत सारी जिज्ञासाओं से भरी हुई होती है और ख़ास तौर पर अगर हम युवतियों की बात करें तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग भी होते हैं, जो क्योंकि शारीरिक विकास हो रहा होता है, कई तरह के शारीरिक बदलाव भी होते हैं, तो उनके लिए इसे समझ पाना और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ना एक चुनौती रहती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ बच्चे की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बच्चे की माँ की, उनके पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी, कैसे इस अवस्था में एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ इन बदलावों को पार करते हुए आगे बढ़ें? जैसे कि किशोरावस्था जैसे स्टार्ट होती है तो जो कुमारिका है उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो बहुत बार उनके मन में एक गिल्टी फीलिंग होती है या बहुत वो शर्माती है, तो अपने जो मन के भाव है वो किसी के साथ में वो शेयर नहीं करती है। और बताया भी जाता है कि कुछ ऐसी अजब गजब चीजें कि जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी, मतलब नहीं करते, इसमें शर्मिंदा महसूस करने वाली बात है, इस तरह का हमारा सोशल ये जो समस्या, इसके लिए उसके माँ का यहाँ पे बहुत अहम रोल है कि उसकी माँ अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझाए कि जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, तो इसमें जब भी पीरियड है तो उनको रेस्ट बहुत लेनी है। आजकल एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, आप सारे काम कर सकते हो, ऐसे नहीं है। जब भी पीरियड है आपको एडिक्वेट रेस्ट लेना है, एक आपको अच्छा डाइट लेना है, और जो आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हो उनको आपको एवरी 4 to 6 आवरली चेंज करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो ये ख्याल ज़रूर रखना है। और इस एज में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपना हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो और अपना मेंस्ट्रुएशन सही रहे, ये हमारा एक आद्य कर्तव्य है। तो इसी के लिए हेल्दी डाइट लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट है नींद अपनी पूरी लेनी है। अगर आपको रात को सही समय पे सोना है और सुबह सही समय पे उठना है, अगर आप लेट नाइट जगते हो तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ज़रूर होगा। दूसरा, कोई भी ऐसी जो मोटापा हो जाए ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इसी में ही आपको फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो जाएगा और इसके साथ साथ में अदर बीमारियां भी आपको हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप सारा आहार ठीक से लेना है और बड़ों का जो गाइडेंस आपको हर चीज में लेना है। और हमने देखा कि इस समय बच्चों में खून की भी कमी हो जाती है और हमारे देश की तो समस्या भी है ये। तो इसके लिए क्या कहेंगे? अभी एनीमिया, मतलब भारत की अगर बात करें तो हर एक स्त्री एनीमिक ही है, तो इसके लिए आयरन रिच फूड हमारे डाइट में होना चाहिए। तो घरेलू पुराने जमाने भी जो खाना बनाने के जो बर्तन थे वो लोहे के थे, तो हमें भी जो तवा कढ़ाई है इसको लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो अगर खून की कमी होती है तो इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा थकान सी होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं रहता है, और जिनको भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है महीने में तो उनमें भी एनीमिया आ जाता है। तो आपको अगर कोई ऐसी समस्या है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाके आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है ये चेक कराना चाहिए। और इसके साथ में सूखे अंजीर, खजूर, काले मुनक्के, ये आयरन रिच फूड आपको ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत बार कृमि जो होते हैं तो ये भी इसकी वजह से भी एनीमिया होता है, तो आपको डीवर्मिंग मेडिसिन जो है तो वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। तो इसीलिए ये सारे सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चियों के शरीर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें परिवार भी बढ़ाना होता है और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियाँ हैं, किशोरियाँ हैं, उनका पोषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और डॉक्टर कुमार, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत तरह के सवाल उठ रहे होते हैं, पूरा दिमाग में एक भूकंप सा रहता है बच्चों की इस उम्र में। तो इस जिज्ञासा के लिए माँ बाप को आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे जिज्ञासा सवाल तो करेंगे ही, उनके मन में जिज्ञासा भी होगी। उस सोच को, उस जिज्ञासा को सही डायरेक्शन कैसे दें? क्योंकि बच्चों को ये महसूस करवाना कि नहीं, आप बड़े हो गए हो, आपको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपको ये जिम्मेदारी उठानी है, तो उन्हें लगता है हम बड़े हो गए हैं। फिर जब वो जिम्मेदारी उठाने की बात होती है तो कहते हैं कि अभी आप छोटे हो। तो ये जो एक स्थिति बनी रहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये विरोधाभास होता है, बहुत ही कॉमन है।
मेरे ख्याल से आज के अगर देखें ना, अगर आप 20 साल पहले और आज में अगर तुलना करें, कंपेयर करें, तो चीज़ें बहुत बदल चुकी है। जैसे आज से 20 साल पहले बच्चों को बताना बड़ा आसान था, उनका जो क्यूरोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उसको शांत करना आसान था, इसलिए कि नॉलेज बेस बहुत अधिक ब्रॉड नहीं होता था। जैसे जो माँ बाप थे, जितने भी पढ़े लिखे थे, वो बता पाते थे कि ये सही है क्या गलत है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन लोड इतना हो गया है, इतनी जानकारियाँ बढ़ गई है थ्रू मीडिया और इंटरनेट एंड ऑल दैट। आप बिल्कुल यू आर फ्लडेड विथ इंफॉर्मेशन, आपके पास जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं। तो बहुत बार बच्चे के पास अधिक जानकारी होती है, माँ बाप के पास कम होती है। तो मेरा तो ये सोचना है और मेरी ये समझ है कि जितना ईमानदारी से बच्चों को आप बता पाएँ, जितनी आपकी समझ उसके अनुसार बताएं, उसको गुमराह नहीं करें। जैसे अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ सूचना देनी है कि ये चीज़ें ऐसी होती है, तो जो आपको जानकारी है आप उसके बारे में बताएं। यदि आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, तो बच्चे आजकल के स्मार्ट होते हैं, आप उनसे खुद पूछें कि तुम बताओ तुम्हारी क्या जानकारी है। या आपको लगता है कि परिवार में और कोई सदस्य उनकी जिज्ञासा को समझ सकता है, अगर शांत कर सकता है, तो उससे जाके बात करें, ताकि एक चैनल मिले। बता ऐसा नहीं कि वो अनएड्रेस रह जाए, ऐसा नहीं कि उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो और वो फिर गलत इन्फॉर्मेशन लेके उसको फॉलो करने लगे। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आपने बताया कि बहुत जो जानकारी के जो सोर्स हैं, जो माध्यम हैं, वो बहुत सारे हो गए। मतलब अब मान लीजिए मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैंने जो बच्चे को बताया सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं हो, बच्चा जाकर फिर इंटरनेट पे चेक भी करता है उससे बातें और आपको आके बताता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसका क्या प्रभाव जो है, ये सकारात्मक प्रभाव तो है कि चलिए बच्चे के पास बहुत सारे जानकारी के माध्यम है, लेकिन क्या इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे बच्चों पर पड़ रहा है? क्योंकि हम आजकल ये भी बातचीत में सुनते हैं कि अरे आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, मतलब उनकी समझ जो होनी चाहिए थी समय से पहले हो रही है। तो क्या उनका बचपन छिन रहा है इससे? ये बहुत ही अहम है जो आप कह रही हैं। उनकी जानकारी तो बढ़ रही है, बट समझ कितना बढ़ रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि जानकारियाँ तो बहुत सारी उन्होंने हासिल कर लिया है थ्रू इंटरनेट या थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या थ्रू सो मेनी मीन्स, बहुत सारे तरीके से, बट उसको कितना समझ पा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि आप देखें तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन जो एक विजडम होता है, एक जो सोशल विजडम होता है, एक जो सोशल कनेक्टिविटी होता है, सोशल वैल्यूज़ होता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है उनको सोसाइटी को समझने में, ये थोड़ा समझने की बात है। जी डॉक्टर तेजस्विनी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को पूरा कॉपी करते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स में जो है फैमिली मेम्बर्स उनको कॉपी करते। तो हम अगर उनको मुंह से ना बताए कि तुम ये करो, पहले आप वो चीज़ें करो, तो बच्चे आपको फॉलो करते। बच्चे बिल्कुल आपका मिरर है। तो अगर हम अपना ही बिहेवियर अच्छा इम्प्रूव करें तो बच्चे भी वैसे कर लेंगे। और दूसरा, इतना इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल सोर्सेस है जानकारी के, लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि वो कभी कभी उसके लिए नुकसानकारक भी है, कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़रूर चेक करते रहना है कि बच्चा क्या देख रहा है। और दूसरा है कि बच्चा जब भी मोबाइल या कंप्यूटर पे देख रहा है तो आपको ज़रूर देखना है कि उसकी पोस्चर कैसी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में भी स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, तो उनका स्पाइन हमेशा इरेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। आँख भी कमज़ोर होती है, तो इसलिए आपको ये जितना कम हो सके उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक्सपोजर उतना कम करो। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की और इस दौरान होने वाले चुनौतियों के बारे में, कैसे हम सामना कर सकते हैं इनका, कैसे अपने भविष्य को और बेहतर तरीके से तराश सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसका अभिभावकों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो
हेलो, चलिए शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं तेजस्वी जी अब आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे कि हम बच्चियों के बारे में बात कर रहे थे, तो इस मतलब क्या जो हमारी बच्चियाँ हैं और जो लड़के हैं, मतलब किशोर हैं और किशोरियाँ हैं, क्या इनके साथ जो हमारा बर्ताव है उसमें भी हमें किसी तरह की कंडीशनिंग की ज़रूरत है, एक अभिभावक के तौर पर, एक माता पिता के तौर पर, समाज के? क्योंकि हम देखते हैं कि समस्याएं दोनों की अलग होती हैं, दोनों की मानसिक स्थिति अलग होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे लड़के को पालो वैसे लड़कियों को पालो। तो क्या ये फॉर्मूला कारगर है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर लड़के और लड़कियाँ, वैसे तो हमें इनमें भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो हमें उसमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जैसे अगर लड़के हैं तो उनको पोषण की बहुत आवश्यकता है, तो उनका डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर लड़कियां हैं तो उनको इमोशनल, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दो। और लड़कियों के लिए संभालते वक्त आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। और आप देखो कि अगर आप कोई लड़का है उसको बोलते हो तो वो छोड़ देता है, वो मन को नहीं लगा देता है, लेकिन लड़कियां काफ़ी अक्सर ये मन को लगा देती है। तो जो बदल लड़का और लड़की में है, ये बदल आपको शुरू से ही बच्ची को बताना चाहिए कि तू लड़की है, तू लड़का नहीं है। क्योंकि ये आगे जाकर अगर हम लड़का लड़की सेम ही करके उनका अगर संगोपन करते तो आगे जाके बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस वो लड़की में पैदा होते हैं। तो इसीलिए लड़कियों को थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। उसका डाइट अच्छे से रखना है, वो लड़कों से अलग है, ये उसको बताना ज़रूरी है। और सेल्फ इस्टीम जो है कि आप जैसे हो आपने खुद को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब मैं काली हूँ या मोटी हूँ तो आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आपको बाकी परेशानियां नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को आपको अलग अलग ध्यान देना है। जैसे बॉयज़ है तो उनको स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उनको खेलने दो, लड़कियां है उनको घरेलू चीज़ें अच्छी लगती है तो उनको करने दो। बेसिकली जो उनके पसंद की चीज़ें हैं, जो उनको करने में मन लगता है, आप उनको करने का फ्रीडम दो आप। जी बिल्कुल। और एक ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये सोशल प्रेशर भी होता है। जब हम अपने लड़की है तो हम अपने आप को हर वक्त ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम लड़कों से आगे हैं, लड़के जैसे। आप किसी के जैसे क्यों हैं? आप खुद अपने आप में संपूर्ण हैं और जो हैं आप उसके ऊपर गुमान कीजिए, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान मतलब जो नेचर ने बनाया है उस चीज़ को हम उस सम्मान करें। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। माही हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। हेलो माही जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बताइए। हेलो जी मेरा सवाल डिप्रेशन से है कि जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे। बताइए माही जी, क्या समस्या है? जी मेरी समस्या ये है कि डिप्रेशन को घर पे कैसे दूर कर सकते हैं? माही जी, आपकी उम्र कितनी है? जी 23 वर्ष। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं माही जी से? माही जी, आपका सवाल ये है कि डिप्रेशन को घर पे कैसे दूर कर सकते हैं? शायद ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। माही जी, डिप्रेशन को अगर घर पे ठीक करना चाहें, अगर आपको लग रहा है और जाना बाहर पॉसिबल नहीं है तो कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है, उससे बहुत लाभ मिलने का संभावना है। एक तो थोड़ा सा रूटीन को ठीक करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब होता है शारीरिक क्रिया को बढ़ाएं, या तो वॉक करने जाएं या घर का जितना काम होता है खुद ही करें, या थोड़ी योगा करें, आसना करें, थोड़ा व्यायाम करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम ये करते हैं तो ब्लड का सप्लाई पूरे बॉडी में बढ़ता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन, और जिससे कि हम बेहतर फील करते हैं। तो शारीरिक क्रिया को बढ़ाने के अलावा लोगों से बातचीत करना थोड़ा शुरू करें। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम डिप्रेशन में बात करने की इच्छा नहीं होती है, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। थोड़ा उन लोगों से बातचीत करें जो आपको समझ पाते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, या आपके जो दोस्त है बहुत क्लोज, आप उनसे बात कर सकते हैं। तीसरा, थोड़ा डाइट का ख्याल करें। एक नॉर्मल जो नेचुरल डाइट होती है हम लोग की, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं, वो नॉर्मल डाइट उसको लें। और चौथा, नींद अच्छी लें। स्लीप जो होती है 6 घंटे की, 7 घंटे की, जो भी एक नीड है आपके बॉडी की, वो ज़रूर करें। इतना करने पे मेरे ख्याल से शायद
बहुत अधिक जी, फर्क आपको पड़े। बताना चाहेंगे डॉक्टर? मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि आप घर में डेली एक 15-20 मिनट सनलाइट में ज़रूर एक्सपोज हो जाओ। आपके घर की छत में या खुली जगह, बगीचा जहाँ पे हो, वहाँ पे जाके धूप में एक 15-20 मिनट बैठो। दूसरा, मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है त्रिफला चूर्ण, आप उसको घर में लेके आओ और पूरे शरीर को नहाने के पहले एक आधा घंटा पूरे शरीर को उससे आपको मालिश करनी है। और एक बार त्रिफला का वो कभी कभी करना है, और कभी कभी आपके घर में जो भी तेल अवेलेबल है, तिल तेल है, सरसों का तेल है, नहाने के पहले उसको भी आपको पूरे शरीर को पूरी मसाज करना है और उसके बाद में गर्म पानी से अच्छे से नहाना है। इससे भी आप डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बाहर आ जाओगे। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हम बात करें डिप्रेशन, ज़्यादातर देख रहे हैं ये सवाल भी डिप्रेशन से ही जुड़े आ रहे हैं, मतलब शारीरिक समस्याओं के। मुझे नहीं लगता कोई आज कोई ऐसे कॉल भी आए तो कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आहार में चीज़ों को शामिल करें जिससे वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी करें, वॉक करें, रनिंग करें। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ख़ासतौर पर इस अवस्था के जो हमारे बच्चे हैं। हैप्पी हार्मोन्स वो हार्मोन होते हैं जो कि जब हम खुश होते हैं तब वो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है, दो हार्मोन बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, एंडोर्फिन है। तो ये हार्मोन जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जब खुद आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, तो हार्मोन रिलीज़ होते हैं और आपको मज़ा देते हैं, आपको अच्छा लगता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हार्मोन खुद उतना नहीं बनते हैं। जब आप इमोशनली बहुत कनेक्ट नहीं होते हैं तभी भी हार्मोन थोड़ा सा स्लो बनते हैं। तो जब आप इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं, लोगों से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, हंसते हैं, तभी भी हार्मोन अधिक बनते हैं। बहुत बार अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तभी भी हार्मोन नहीं बनते हैं। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, डाइट में प्रोटीन हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, गुड फैट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं। यदि आप ये सब लेते हैं तो इस हार्मोन का सिक्रेशन थोड़ा अधिक बेहतर होता है। जी, तो जैसे आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें मैं आपको हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने के लिए बताना चाहूँगी कि डेली आपके खाने में दही रखो, तो दही खाने के बाद हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। लेकिन दही के कुछ नियम है, इसको रात के समय में नहीं खाना है और अकेला केवल दही नहीं खाना है, उसके साथ में कुछ मिक्स करके आपको खाना है। इसके बाद में दूसरा है शकरकंदी, जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसको भी आप अच्छे से उबाल के अगर खाओगे तो ये हैप्पी हार्मोन्स आप में सीक्रेट करेगा। इसके साथ में अगर आप कुछ डांसिंग एक्टिविटी वगैरह करते हो तो इससे भी हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। थोड़ी देर अगर आप कुछ मेडिटेशन करोगे और कुछ आपकी जिंदगी में कुछ जो यादगार चीजें हैं जिनसे आपको बहुत खुशी मिली थी, कुछ पलों के लिए आप वो सारी यादें फिर से एक बार याद करो और आपको फिर बहुत अच्छा फील करोगे। जी, एक कॉलर है, अरविंद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अरविंद जी, बताइए, अमरोहा उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ फोन लाइन पर, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा सवाल ये है, हमारा एक बच्चा है, वो मतलब एक तो गोल गोल चीजों को देखता है ज्यादा और किसी चीज को उंगली रखता है आंख में, आंख के नीचे, और देखता ही रहता है। डॉक्टर साहब, आप कितने साल का है? तो देखता ही रहता है और वो बोलने में भी बच्चा गोल, थोड़ी दिक्कत आती है। आप बता रहे जी अरविंद जी, आप बता रहे बच्चा गोल गोल घूमता है एक ही जगह पर? नहीं, उसे गोल चीजें ज्यादा पसंद है। गोल चीजें ज्यादा पसंद है। जब आपका बच्चा हुआ था अरविंद जी, तो नॉर्मल टाइम पे हुआ था? नहीं, बच्चा नहीं, गोल चीजें घूमना उसे ज्यादा पसंद है। हाँ, और नहीं, नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ जब आपके बच्चे का जन्म हुआ था तो जैसे कि 9 महीने पे जन्म होता है। ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से। नहीं, प्री मैच्योर था बच्चा, समय से पहले हो गया था? नहीं, बिल्कुल समय से पहले नहीं हुआ था। अच्छा, समय से पहले जब बच्चा हुआ था तो नॉर्मल जो बच्चे बहुत रोते हैं, जब पहला जो क्राई होता है बच्चे का, रोता है। नहीं, पूरे टाइम पे हुआ था। नहीं, बच्चे ने रोया था? बच्चा जब पैदा हुआ था रोया था? जैसे बच्चे रोया था बच्चा जब पैदा हुआ था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा गोल गोल घूमता है, आपने कहा बातें भी कम करता है। अरविंद जी, बातें बच्चा ठीक से करता है, अपनी बातें बता पाता है, वो कम्युनिकेशन ठीक है बच्चे का? नहीं, कट गया फोन। कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है कि जब बहुत बार होता है कि जब इस तरह की बात होती है, जैसे ऑपरेशन से हुआ और भी कुछ चीजें रही होगी जो हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग बात नहीं कर पाए, तो एक बार बच्चे का विकास कभी कभी थोड़ा सा बाधित हो सकता है। तो अपने आसपास के डॉक्टर को दिखाएं और उस पर ध्यान रखें कि जो बच्चे का दांत जिस टाइम पे निकलता है वो निकला कि नहीं निकला, जो बच्चा बोलना शुरू करता है 2 साल में हुआ कि नहीं हुआ, चलना शुरू करता है 1 साल में, वो कैसा था, इन सब चीज़ों को देखें
जी। ताकि उसके विकास के बारे में कुछ पता चल पाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बता रहे थे कि बच्चा इनका 10 साल का है, लेकिन हम कई बार ये सोचते हैं कि बच्चा सही नहीं कर रहा, मतलब उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। ये अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप भी बच्चे के ऊपर बहुत जोर इसको लेकर के बनाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसलिए किसी बच्चे के बारे में भी देखिए, बच्चा वही फॉलो करता है जो रजिस्टर करता है। जैसे जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे, जब रिकॉल नहीं करेंगे, उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम देते हैं ऐसा मैसेज कि बहुत फास्ट देते हैं मैसेज से बम्बार्डिंग करते हैं कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सो बच्चा उसमें रजिस्टर जब नहीं करेगा, उसको फॉलो कैसे करेगा? तो हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम उससे कितना उम्मीद कर रहे हैं और हम कितना उसके ब्रेन में अपना मैसेज डाल रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो डॉक्टर तेजस्विनी जी, आपसे भी मैं कम शब्दों में और सर आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम नए साल में आ चुके हैं, तो क्या हमारे दर्शकों को अंत में आप मैसेज देना चाहेंगे, हमारे युवाओं को, हमारे किशोरियों को, हमारे किशोर जो हैं उन्हें? मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं आपको सभी को ये अनुरोध करूँगी कि इस साल में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, और स्वास्थ्य मिलने के लिए आप आयुर्वेद का जो अभी ये जो ओमिक्रॉन की जो वेव भी आई है, तो इसके लिए आयुष क्वाथ संशनिवटी, ये जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, इनका ज़रूर आपके दिनचर्या में इस्तेमाल करें और डेली प्राणायाम करो, कोई भी योग करो जो आपको आता है, और स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, और पानी की पर्याप्त मात्रा अपने पीने में रखो। जी डॉक्टर साहब, एक शब्द है डिसिप्लिन, हम लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि डिसिप्लिन को अपनाएं और उसको अपना के देखें कितना आपको मजा आता है एक जिंदगी जीने में विद डिसिप्लिन। इसी के साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टूडियो में आए, और हम भी आशा करते, उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो सलाह दी है उससे हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, उन्हें एक नया रास्ता मिलेगा, और जो मन में तमाम तरह के सवाल थे ज़रूर उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। और बता दें कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी बातें हम तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। तो ऐसे ही मेल्स के बारे में आपको बता दें, भारत के प्रगतिशीलता की एक मिसाल हमारे किसान भाई ने हमें मेल किया है बस्ती से, और ये उत्तर प्रदेश के हैं। इनका कहना है कि उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों में काफ़ी दर्द रहता है, तो क्या करें। दूसरा मेल है जबलपुर से, जहां प्रियंका और जहां से लिखती हैं कि उनकी डिलीवरी को 6 महीने हो गए हैं और उनके हाथ की दोनों कलाइयों में अचानक से दर्द की समस्या पैदा हो गई है, क्या करें। दोस्तों, बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ईमेल एड्रेस swasthkisan@gmail.com। आप इन दोनों ही माध्यमों से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले सप्ताह नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। कोरोना वायरस को लेकर जो एक नियम है उसे ज़रूर फॉलो करें, बाहर ना जाएं, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर वैक्सीन भी लगवाएं। दीजिए इजाज़त, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।